एमसीक्यू का हमारा सेशन होता है डिस्क्रिप्शन के साथ, सारे डिस्क्राइब्ड रहते हैं क्वेश्चंस, उनका पूरा डिटेल्स में रहता है और हर क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीके से बनाया गया है, उसके कंटेंट को जो है पूरे डिटेल में एनालिसिस किया गया है जिससे एग्जाम में किसी तरह की आपको समस्या ना हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं और आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए, और इसका पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ रहता है, हर सेशन का पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप वहां टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप सारा पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं जिससे बाद में भी आप इसको रिवाइज कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा का गठन किस वर्ष किया गया? पहला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? 1950, 1952, 1947, 1955। उत्तर है 1952 में किया गया पहला लोकसभा का गठन जो है। 1951-52 में आम चुनाव हुए थे, अक्टूबर से लेकर फरवरी 1952 तक, 1951 के अक्टूबर माह से फरवरी 1952 तक जो है आम चुनाव हुए थे। उसके बाद 17 अप्रैल 1952 को जो है प्रथम लोकसभा का गठन किया गया, जो कितने दिन चला? पूरे 5 साल, पूरा फुल टेन्योर चला, ये 4 अप्रैल 1957 तक चला। इसमें क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? 364 सीटें जीती थी। और कौन बने थे प्रधानमंत्री? प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू बन गए थे प्रधानमंत्री, और उस टाइम कुल 489 सांसद जो है वो चुने गए थे। इस बात की चर्चा आज क्यों हो रही है? क्योंकि ये जो है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे अपना श्री गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर जो थे, उनका जो है जन्म दिवस है। 27 नवंबर को इनका जन्म हुआ था, 27 नवंबर 1888 को बड़ौदा में हुआ था। ठीक है, जीवी मावलंकर, इनका फुल फॉर्म है गणेश वासुदेव मावलंकर। 1937 में अहमदाबाद में इन्होंने जो है बॉम्बे विधानसभा के सदस्य के रूप में अपना जो है कैरियर शुरू किया था, एज ए विधायी जीवन की शुरुआत की थी उन्होंने, और 1946 तक ये इसके अध्यक्ष भी रहे विधानसभा के। 1947 के बाद श्री जीवी मावलंकर ने संविधान सभा के अध्यक्ष तथा तत्पश्चात अंतरिम संसद जो तैयार हुई थी, जैसे स्वतंत्रता मिलने के बाद जो है इंटरिम संसद का घोषणा किया गया था, उसके अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने काम किया। और जब 1952 में आम चुनाव के बाद प्रथम लोकसभा का गठन किया गया तो 15 मई 1952 को इनको जो है लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया गया। और 27 फरवरी 1956 को जब इनका निधन हो गया तब तक ये इस पद पर ही रहे। जो विधानसभा अपना लोकसभा थी अपनी पहली, वो थी 4 अप्रैल 1957 तक चली थी, बट 27 फरवरी 1956 को इनका जो है निधन हो गया, तब तक ये इस पद पर जो है बने हुए थे। इनका अनुशासन और प्रतिबद्धता आज भी क्या है, भारतीय संसद की कार्यप्रणाली और परंपराओं को परिभाषित करती है। बहुत अनुशासनशील व्यक्ति थे ये, प्रतिबद्ध व्यक्ति थे, ठीक है, कर्मनिष्ठ व्यक्ति थे श्री जीवी मावलंकर, और ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण जागरूकता सम्मेलन। दत्तक ग्रहण क्या होता है? दत्तक, एडॉप्शन, एडॉप्ट करते हैं ना, बच्चों को एडॉप्ट किया जाता है, उसको उसी को दत्तक पुत्र कहा जाता है ना, दत्तक संतान, है ना। तो दत्तक ग्रहण जागरूकता अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस हुआ अभी 2025, वो कहां हुआ? विशाखापट्टनम, नई दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर। उत्तर है विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ। भारत सरकार की कौन महिला बाल विकास मंत्रालय करती है के अंतर्गत दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार के महिला विकास एवं बाल विभाग जो है उसके सहयोग से विशाखापट्टनम में राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण जागरूकता सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया। इसमें बेसिकली इस कॉन्फ्रेंस में जो है अवेयरनेस किया जाता है कि जो बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनको जो है अडॉप्ट किया जाए, है ना, उसके लिए बेसिकली जागरूकता के लिए है। हर वर्ष नवंबर माह में जो है राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण जागरूकता माह मनाया जाता है, नेशनल एडॉप्शन अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है हर साल। कब? नवंबर माह में। उसी का एक भाग के तहत जो है ये सम्मेलन हर बार आयोजित किया जाता है। इस वर्ष का थीम विशेषकर दिव्यांग बच्चों पर आधारित था, ठीक है। जो इस वर्ष का थीम रखा गया था सम्मेलन का, वो बेसिकली दिव्यांग बच्चों के एडॉप्शन के रिगार्डिंग था। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों यानी दिव्यांग बच्चों का गैर संस्थागत पुनर्वास था, ठीक है। यानी दिव्यांग बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए इस बार का जो है ये कार्यक्रम रखा गया था।
तो यह है राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण जागरूकता सम्मेलन। आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण मेडल जीते? आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप अभी हुई थी, ये क्वेश्चन पहले भी आया था, उसमें टोटल आंकड़ा नहीं आया था। अभी इसके टोटल कितने स्वर्ण मेडल जीते? 12, 7, 3, 14। उत्तर है 3। भारत ने 3 जीते। मिस्र में 4 से 18 नवंबर तक आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत ने 3 गोल्ड, 6 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल सहित कुल 13 पदक जीते। जो ग्लोबल रैंकिंग है उसमें चीन जो है सबसे ऊपर रहा, 12 गोल्ड और 21 मेडल के साथ फर्स्ट पे, और सेकंड पे दक्षिण कोरिया रहा 7 गोल्ड और कुल 14 मेडल के साथ द्वितीय स्थान पर, तथा भारत 3rd नंबर पे रहा। ठीक है, 3rd नंबर पे भारत रहा। इसमें 15वां राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहां आयोजित किया जा रहा है? 15वां नेशनल क्राफ्ट मेला जो है वो कहां आयोजित किया जाता है? लखनऊ, चंडीगढ़, पानीपत, अहमदाबाद। कहां आयोजित हो रहा है इस बार? तो ये चंडीगढ़ में इस बार आयोजित हो रहा है। 15वां राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2025 का आयोजन 28 नवंबर से 7 दिसंबर तक चंडीगढ़ में किया जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या होगा, अलग अलग राज्यों के जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके जो है कार्यक्रम होते हैं, कपड़े इनके डिस्प्ले होते हैं, ज्वेलरी डिस्प्ले होती हैं, और इन सब के माध्यम से अपने राज्य की संस्कृति का प्रदर्शन किया जाता है। ये हर वर्ष आयोजित किया जाता है। ये इस बार 15वां हो रहा है। ठीक है, 2010 ईस्वी से ये आयोजित किया जा रहा है। इस बार 28 नवंबर से 7 दिसंबर यानी 10 दिवसीय आयोजन ये होता है। भारत का कौन सा राज्य जमीन की इजी रजिस्ट्री लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इजी रजिस्ट्री यानी रजिस्ट्री क्या होता है? जमीन जायदाद का जो रजिस्ट्री होता है उसको जो है बहुत आसान कर दिया गया है, लोगों के पहुंच में कर दिया गया है कि लोग परेशान ना हो। पंजाब, नई दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब ने एक कदम उठाया है। पंजाब में एक महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत जमीन की इजी रजिस्ट्री व्यवस्था की शुरुआत की गई है। ठीक है, पंजाब ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया, फर्स्ट राज्य है जिसने ये जो है सुविधाजनक व्यवस्था जो है लोगों के लिए शुरू की है। इसके अंतर्गत क्या होगा, संपत्ति रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो जाएगी। एक जिला है, उसमें अगर कहीं भी कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी रजिस्ट्री किसी भी सब रजिस्टर्ड कार्यालय से जो है की जा सकती है। यह सुविधा कर दिया। पहले होता था कि जिस वो प्रॉपर्टी जो संपत्ति है वो जिस सब रजिस्ट्रार के इलाके में पड़ती थी वहीं पे जाके आदमी को रजिस्ट्री कराना पड़ता था। अब क्या कर दिया कि आपकी प्रॉपर्टी चाहे जिले में किसी भी कोने में है, किसी दूसरे सब रजिस्ट्रार कार्यालय के अंतर्गत ही क्यों नहीं आती हो, लेकिन आप किसी भी सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जाके जो है अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री जो है कर सकते हैं। एक और सुविधा लॉन्च की है, ड्राफ्ट माई डीड। डीड जो है उसको भी आप 500 रुपए के नॉमिनल फीस देकर जो है सेल डीड आप अपना ऑनलाइन या जो सर्विस सेंटर्स हैं उनके माध्यम से आप तैयार करवा सकते हैं। आपको किसी भी दूसरे चक्करों में पड़ने की इसमें जरूरत नहीं है। इस प्रक्रिया के हर चरण की अपडेट नागरिकों को मिलते रही, कोई भी अनावश्यक उस पर जो है आपत्ति नहीं लगा सकता है। ठीक है, और ये जितना भी प्रोसेस होगा, जैसे ही आप ऑनलाइन प्रोसेस शुरू करते हैं तो उसके साथ जो है सारा प्रक्रिया का जो है आपको मोबाइल पे एसएमएस के माध्यम से अपडेट जो है वो मिलते रहेगा, और 48 घंटे के भीतर सभी जांच को पूर्ण करके रजिस्ट्री पूरा करने का निर्देश दिया गया है इस पहल के तहत। तो बहुत अच्छा पहल है, ये पंजाब में हुआ है। किस देश ने अपने नए जारी किए गए 100 रुपए के बैंक नोट पर उस देश के विवादित क्षेत्र के साथ साथ कुछ भारतीय क्षेत्रों का भी चित्र अंकित किया है? ठीक है, 100 रुपए का नोट जारी किया है किसी देश ने, उस पे क्या किया है, विवादित क्षेत्र का जो है नक्शा छापा है उस पे, और उसमें जो है जो भारत के एरिया है, भारत का जो क्लेम्ड एरिया है उसको भी दर्शा दिया है। श्रीलंका, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। जिन्होंने मेरा शॉर्ट वीडियो देख लिया होगा उनको पता होगा, उत्तर है नेपाल। ये देखिए नेपाल क्या किया है, 27 नवंबर को नया जो है 100 रुपए का नोट जारी कर दिया गया है। ठीक है, और इसमें क्या किया, नेपाल का जो विवादित क्षेत्र है उसको तो छापा ही छापा, उसके अलावा जो अपना भारत का एरिया है उसको भी छाप दिया। ये देखिए, ये मैप है, ये इंडिया का मैप है, ये यहां से इंटरनेशनल बाउंड्री है, ये हो गई, ये नेपाल हो गया, और ये हो गया इंडिया। ठीक है, उत्तराखंड का इलाका है ये, जो काला पानी और ये लिपुमधुरा और अपना लिपुलेख वाला इलाका जो है ये उत्तराखंड वाले इलाके में पड़ता है। तो ये इंटरनेशनल, ये हो गई इंटरनेशनल बाउंड्री, यहां से ये जा रही है इंटरनेशनल बाउंड्री,
और हमारा जो एरिया है भारत का, वो भारत का एरिया यहां तक है, इसके बाद ये चीन शुरू हो जाता है, यहां तक है एरिया ये है। नेपाल क्या कह रहा है, नेपाल इस एरिया को, ये जो डॉटेड एरिया आप देख रहे हैं, इस एरिया को भी जो नेपाल अपने में जो है इसको कह रहा है, क्लेम कर रहा है, ठीक है, जबकि ये एरिया भारत का है, भारत के उत्तराखंड से सटा हुआ एरिया है ये, ठीक है। इस साइड चाइना हो गया, ये चीन का इलाका है, ये सारा चीन का इलाका है, नेपाल का इलाका, ये नीचे की तरफ ये नेपाल का इलाका है, इंडो नेपाल बॉर्डर है ना, ये यहां पे है। तो नेपाल ने जो है अभी नोट जो छापा है उसमें इस एरिया का भी मानचित्र जो है वो उस पर छाप दिया है, ठीक है। इस नए मानचित्र में विवादास्पद भारत का कौन, काला पानी, ठीक है, ये रहा, ये काला पानी वाला एरिया हो गया। लिपुलेख पास, लिपुलेख दर्रा जो है, लिपुलेख दर्रा जो चीन से लगता है, लिपुलेख दर्रा वो यहां पे हो गया। और तीसरा जो लिम्पियाधुरा है, लिम्पियाधुरा ये ऊपर का इलाका है, सबसे ऊपर चीन से लगा हुआ सबसे ऊपर का इलाका है ये लिम्पियाधुरा, यहां पे जो है इसको जो है क्लेम किया है। नेपाल राष्ट्र बैंक का नोट जो है उस पर गवर्नर के साइन है, पूर्व गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी के हस्ताक्षर है, और उस पर जो इशू डेट लिखा हुआ है वो 2081 BS है, इसका मतलब 2024 को दर्शाता है कि 2024 में जारी हुआ है। इससे पहले भी नेपाल ने मई 2020 ईस्वी में भी इस मुद्दे पे जो है हलचल हुई थी। नेपाल ने क्या किया था, अपने संसद के माध्यम से अनुमोदन करा के जो है इन 3 क्षेत्रों को अपने मानचित्र में दिखा करके नया मानचित्र पेश कर दिया था, ठीक है। भारत सरकार ने इसका विरोध किया है, उसको कृत्रिम विस्तार बता करके जो है इसका विरोध दर्ज किया है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, आवास मूल्य सूचकांक में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 2, 2.2, 2.5, 3.2, 2.2। आरबीआई की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही कब से शुरू होती है, पहले वित्त वर्ष, पहले तो समझिए कि वित्त वर्ष क्या कितना है अपना, चालू वित्त वर्ष कौन सा है, 2025-26, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक का जो समय है वो वित्त वर्ष है, ठीक है। पहली तिमाही हो गई अप्रैल मई जून, यानी 1 अप्रैल से 30 जून तक, और उसके बाद फिर जुलाई से सितंबर हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर जो 3 महीने वाला दूसरा तिमाही हो गया। तो उसमें जो है अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक में जो है 2.2% की जो है वृद्धि हुई है। नया सूचकांक नए आधार वर्ष जो निर्धारित किया गया 22-23, जिसके ऊपर चर्चा किया था हमने पहले, उसके तहत ये जारी हुआ है। और आरबीआई यह सूचकांक किसके अनुसार जारी करता है, 18 प्रमुख शहरों में हुए लेन देन के आधार पर जो है जारी करता है। जुलाई से सितंबर 25 में आवास मूल्य सूचकांक 112.7 रहा, जो अप्रैल में 2025 में 113.4 था, ठीक है। बेसिकली ये आवास मूल्य को दर्शाता है, भारत में आवास मूल्य में हुए घटोतरी और बढ़ोतरी को दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा 4 अक्टूबर 2025 को वित्तीय क्षेत्र में बिना दावे वाली राशि पर जो 3 महीने का देशव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया गया था, उसका ध्येय वाक्य क्या है, क्वेश्चन समझिएगा। 4 अक्टूबर 2025 को एक डेवलपमेंट हुआ फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, उसमें जो है बिना दावे वाली राशि, अनक्लेम्ड राशि बहुत सारा पड़ा हुआ है। भारत के बैंकों में अनक्लेम्ड राशि इतनी मात्रा में पड़ी हुई है, जिसके लिए है वित्त मंत्रालय और बैंक जो है हर अवेयरनेस अभियान चला रही है कि इन राशियों का जो है निपटारा किया जा सके। काफी राशि पड़ी हुई है जो, तो इसके लिए ना 3 महीने का एक अवेयरनेस अभियान जो है वो शुरू किया था। उसका ध्येय वाक्य अभियान का नाम क्या दिया गया था, पहला ऑप्शन देखिए, आपकी पूंजी आपका अधिकार, आपकी पूंजी आपके पास, आपकी जमा पूंजी आपके लिए, आपकी पूंजी आपका दावा। तो उत्तर क्या है इसका, आपकी पूंजी आपका अधिकार। कौन नंबर इसका उत्तर है। वित्त मंत्रालय द्वारा 4 अक्टूबर 25 को वित्तीय क्षेत्र में बिना दावे वाली राशि पर 3 महीने का देशव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया गया। उसका ध्येय वाक्य है आपकी पूंजी आपका अधिकार। इस अभियान के तहत अब तक 1887 करोड़ रुपया जो है रियल ऑनर और उसके नॉमिनी को जो है वापस किया जा चुका है। अब वर्तमान में आरबीआई और वित्त मंत्रालय क्या कर रहा है, ये दोनों मिलकर एक जो है सेंट्रलाइज्ड पोर्टल शुरू करने का काम कर रहा है, ठीक है। कौन कौन, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया मिलकर जो है एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल बनाने का काम कर रहा है, जिससे क्या होगा, जो निवेशक हैं या जमा करता है वो जो अनक्लेम्ड राशि है उसको आसानी से जो है क्लेम कर सके। इसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल डेवलप कर रहा है आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री मिलकर। इससे पहले
आरबीआई ने एक पोर्टल और लॉन्च किया था, उसका नाम था उद्गम। उद्गम पोर्टल भी था जिसके ऊपर भी आप संपत्ति को क्लेम करने के लिए जो है बिना दावे वाली संपत्ति को क्लेम कर सकते हैं। जो मार्केट रेगुलेटरी है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ब्यूरो जो है, उसने भी मित्र नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया था। और जो अपना इंश्योरेंस रेगुलेटरी है इर्डा ने भी जो बीमा भरोसा नाम से जो है इर्डा ने बीमा भरोसा नाम से जो है एक पोर्टल लॉन्च किया था। तो ये सारे पोर्टल चल रहे हैं, उद्गम हो गया, मित्र पोर्टल हो गया, बीमा भरोसा हो गया, ये सब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। बट अब क्या है ना, आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री मिलके सभी को एकीकृत करने का काम कर रहा है कि सारे जितने भी ये इर्डा, सेबी और आरबीआई का चला हुआ ये सबको एक सेंट्रलाइज पोर्टल पे जो है डेवलप किया जाए, जिससे लोगों को आसानी हो किसी भी तरह की संपत्ति को क्लेम करने में। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग व नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के मुताबिक भारत की लॉजिस्टिक लागत जीडीपी का कितना प्रतिशत हो गई है? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है ना, का कितना प्रतिशत हो गई? 7.82, 8.96, 7.97, 8, कितना हो गई है? ठीक है, लॉजिस्टिक का बात कर रहा है। लॉजिस्टिक एरिया जो है अपना, लॉजिस्टिक लागत जो है कितनी हो गई है जीडीपी का? ये 7.97 हो गई है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग व नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के मुताबिक भारत की लॉजिस्टिक लागत जीडीपी का 7.97% हो गई है। बेसिकली ये जो है ना, जनरली ये 13 से 14% होता है, ठीक है। बट अभी इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम इसके क्षेत्र में आए हैं जिससे ये जीडीपी का 7.97% हो गई है, जो बहुत अच्छी चीज है, ठीक है ना। ये एक बहुत सराहनीय अभी जो आंकड़ा है, ये सराहनीय आंकड़ा है, ठीक है। इसमें जो है प्रधानमंत्री गति शक्ति जैसा पहल जो चलाया गया, उसके तहत जो है भारत अपनी लॉजिस्टिक लागत को कम करने में सफल रहा है, ठीक है। MMILE, मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम जो है वो प्रोग्राम चलाया गया। इसमें जो है लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का आकलन किया गया, क्षमता में सुधार किया गया, और लागत कम करने के लिए जो एक पायलट प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है, जिसमें जो है 8 शहरों में लॉजिस्टिक प्लांट लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो लॉजिस्टिक के क्षेत्र में काफी ज्यादा अभी कुछ दिन पहले लॉजिस्टिक इसको जो है बढ़ावा देने के लिए 27,000 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटन किया गया, अतिरिक्त बजट। तो काफी चीजें डेवलप हुई हैं, जिसके तहत जो है ये जो जनरली 13 से 14% होता था जीडीपी का, ये घट करके 7 से 9-7% हो गया, जो कि सराहनीय है। कौन सा देश अपने निजी मालिकाना हक वाली T20 लीग शुरू करने जा रही है? इसके पास T20 लीग तो चलती थी, बट वो घरेलू T20 श्रृंखला थी। अब जो है ये अपना फुल फ्लेज में जो है T20 लीग जो है अपने शुरू करने जा रही है। इंग्लैंड, अमेरिका, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, कहां पे? न्यूजीलैंड। इंग्लैंड में चलती है द 100, चलती है पहले से। न्यूजीलैंड भी अब अपनी निजी मालिकाना हक वाली T20 लीग शुरू करने जा रही है। जनवरी 27 से शुरू होगा। NZ20 लीग नाम रखा गया इसको, NZ20 लीग की शुरुआत होगी, जिसमें 6 प्राइवेट फ्रेंचाइजी शामिल होगी, ठीक है। जैसे आईपीएल वगैरह होता है उसी तरह का होगा, इसमें 6 प्राइवेट फ्रेंचाइजी होगी। ये मॉडल जो है कैरिबियन प्रीमियर लीग जैसा होगा, जिसमें क्या होगा, लाइसेंस कौन देगा? न्यूजीलैंड क्रिकेट देगा, लेकिन प्रबंधन, इसका मैनेजमेंट जो है वो निजी संस्था के हाथों में होगा। वर्तमान में न्यूजीलैंड में घरेलू T20 जो है सुपर स्मैश नाम से चल रही है, जो 20 साल पुराना है, और इसे स्थानीय जो लोकल वो है एसोसिएशंस वो चलाती है। 14वां जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? इस बार सबसे बड़ा ये हॉकी वर्ल्ड कप है ना। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। कहां पे हो रहा है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कहां? 2 जगहों पे आयोजित होगा, चेन्नई और मदुरई में होगा। 14वां जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन 28 से 10 दिसंबर 25 के बीच किया जा रहा है। 28 नवंबर से 10 दिसंबर 25। हर साल ये 2 साल में होता है। अंडर 21 कैटेगरी का ये आयोजन है, अंडर 21 खेलते हैं इसमें। अब तक का ये सबसे बड़ा वर्ल्ड कप है, जिसमें पहली बार कितनी 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं, काफी है। इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम, जो ये टूर्नामेंट चला है, यानी 14वां है ये, तो इसकी सबसे अब तक की सफल टीम जो है वो जर्मनी रही है। इसने 7 बार जर्मनी ने ही खिताब जीता है। भारत और अर्जेंटीना ने जो है 2-2 बार जीता है। 2 बार भारत ने जीता है, 2 बार अर्जेंटीना ने जीता है, ठीक है। भारत ने अपना आखिरी खिताब 2016 में जीता था,
और पिछली बार 2023 का जो हुआ था ये जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप, इसमें जो है भारत चौथे नंबर पर रहा था। और जो ओवरऑल रैंकिंग है, ग्लोबल रैंकिंग है, उसमें जो है भारत दूसरे नंबर पे है, शीर्ष पे जो है टॉप पे जर्मनी है, क्योंकि जर्मनी ने ही सबसे ज्यादा जो है इसमें खिताब जीते हुए हैं। कौन सा राज्य इस वर्ष के इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 की मेजबानी करेगा? हरियाणा, पंजाब, नई दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025, अंतर्राष्ट्रीय भारत साइंस फेस्टिवल। हरियाणा 6 से 9 दिसंबर 2025 तक पंचकुला में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 की मेजबानी करेगा। विज्ञान, नवाचार व प्रौद्योगिकी के इस उत्सव के लिए इस वर्ष का थीम रखा गया है विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, तो बेसिकली ये इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल होता है, इसमें सारे जो साइंस के जो है शोधकर्ता जो है वो भाग लेते हैं, अपने अपने जो है जो इन्वेंशंस है उनके बारे में डिस्कस होता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी जो है, साइंस से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उन पे होता है ये। और इस बार जो है आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान से समृद्धि का जो है वो थीम रखा गया है। हरियाणा में होगा, पंचकुला में 6 से 9 दिसंबर तक। एशिया की सबसे बड़ी इको नर्सरी किस राज्य में चलाई जा रही है? इको नर्सरी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना। कहां चलाई जा रही है? उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के कहां? कुड्डालोर में, कुड्डालोर जगह है, वहां पे कावेरी नदी बचाओ अभियान के तहत जो है इको नर्सरी चलाया जा रहा है, जो एशिया का सबसे बड़ा इको नर्सरी है। इसमें हर साल जो है 54 तरह के 85 लाख पौधे लगाए जाते हैं हर साल। ठीक है, 54 तरह के 85 लाख पौधे लगाए जाते हैं। कावेरी बेसिन के पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करने और कावेरी नदी बचाओ आंदोलन को आगे बढ़ाने में यह नर्सरी अब एक अहम जरिया बन चुकी है। ठीक है, कौन सा राज्य किसानों को गन्ने की सबसे अधिक कीमत देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? गन्ने का सर्वाधिक कीमत इसने लगा दिया है, जो किसानों को बेसिक रेट्स होते हैं वो सर्वाधिक देश में कर दिया है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार। गन्ना तो सबसे ज्यादा कहां पे उपजता है? उपजता तो उत्तर प्रदेश में है सबसे ज्यादा। गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, बट इसका उत्तर है पंजाब। पंजाब ने कर दिया है कीमत बढ़ाकर जो है 416 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है गन्ने का रेट, जो आमतौर पर जो है 350 से लेके 400 के बीच रहता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अभी हाल जो सबसे अव्वल है उसमें भी लगभग 400, 398, 400 के आसपास पर क्विंटल जो है रेट रखा गया था। बट इस बार जो है पंजाब ने इसका रेट 416 रुपए प्रति क्विंटल करके देश का सबसे अधिक रेट लगाने वाला राज्य बन गया है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे अव्वल है, 1 नंबर पे। टोटल उत्पादन जो हमारे देश का उसका 40% जो है उत्तर प्रदेश से ही होता है। काफी ज्यादा गन्ना का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद जो है महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार में भी गन्ना का उत्पादन होता है। अगर विश्व की बात करें तो ब्राजील सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है, ब्राजील में सबसे अधिक गन्ना उपजता है। पूरे विश्व का 25% जो है वो ब्राजील उत्पादन करता है। और भारत कितने नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है। ठीक है, और भारत पूरे विश्व का जो गन्ना उत्पादन है उसका 19% उत्पादन करता है। तो भारत भी काफी आगे है, एकदम 19% दूसरे नंबर पे है और 25% ब्राजील है ना। चीन और थाईलैंड देश भी जो है वो भी गन्ने के बड़े उत्पादक देशों में शामिल है। तो ये गन्ना का डिटेल्स आपको याद रहना चाहिए। भारतीय सेना का सेमिनार चाणक्य रक्षा संवाद 2025 का तीसरा संस्करण कहां आयोजित किया गया? पिछले वाले सेशन में भी ये क्वेश्चन हुआ था, लेकिन कुछ चीजें छूट गई थी, इसलिए मैंने इसको इसमें भी कवर किया है। 2025 का तीसरा संस्करण कहां आयोजित किया गया? हैदराबाद, कोयंबटूर, बेंगलुरु, नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारतीय सेना ने नई दिल्ली में चाणक्य रक्षा संवाद 2025 का सेमिनार आयोजन 27-28 नवंबर को किया, 25 को। इसका ये 3rd संस्करण था, तीसरा था। इसका थीम जो है क्या था? रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत। रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इनका उद्घाटन किया कार्यक्रम का। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी मौजूद थे। और इसमें जो है क्या, भारतीय सेना को 2047 का जो हमारा लक्ष्य है विकसित भारत का, उसके उन्मुख बल में बदलने के लिए रणनीति तैयार करने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसको जो ये डिस्कशन हुआ इसमें ये हुआ कि इसको 3 चरण में जो है इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। कैसे करेंगे? पहला चरण 2032 तक निर्धारित किया गया है, जिसके तहत तेजी से पुनर्गठन होगा और नई टेक्नोलॉजी जो है उनको जो है इंक्लूड किया जाएगा।
दूसरा चरण 2037 तक का रखा गया है, जिसमें जो नए सुधार होंगे इनको परमानेंट जो स्ट्रक्चर है उसमें इंक्लूड करना और जो ऑपरेशनल तालमेल है उसको बढ़ाने है लक्ष्य रखा है। और जो थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट चरण होगा 2047 तक का है, जिसमें सेना का पूर्ण डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगी और उन्नत सेना हो जाएगी और विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों के अनुरूप जो सेना है उसको तैयार करना है। इसका एक लक्ष्य रखा गया है। 3 चरणों का लक्ष्य है, पहला 2032 तक, दूसरा 2037 तक और तीसरा 2047 तक। तो रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत के थीम पर इस बार का जो है चाणक्य रक्षा संवाद 2025 जो है वो संपन्न हुआ। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2025 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है, कौन बन गया है? रिपोर्ट जारी हो गई है। जकार्ता, कोलकाता, टोक्यो, ढाका। कौन है? उत्तर है जकार्ता, इंडोनेशिया। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 25 के अनुसार 4.2 करोड़ आबादी के साथ इंडोनेशिया का जकार्ता दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन गया है। दूसरे स्थान पर कौन है? ढाका, बांग्लादेश, जिसकी आबादी कितनी? 3.7 करोड़। तीसरा स्थान टोक्यो, जापान, जिसकी आबादी कितनी? 3.3 करोड़। और दुनिया के 10 सर्वाधिक आबादी वाले शहरों में 6 शहर तो एशिया के ही हैं। ठीक है, इनमें एक जो टॉप 10 में एक शहर जो गैर एशियाई शहर है वो सिर्फ काहिरा है। मिस्र का काहिरा जो है वही एक जो है गैर एशियाई है, बाकी सारे शहर एशिया के हैं। भारत का नई दिल्ली 4थे नंबर पर है, कोलकाता 8वें नंबर पर है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार 2025 में विश्व की आबादी का लगभग आधा हिस्सा शहरी क्षेत्रों में रह रहा है और 2050 तक दुनिया की जनसंख्या वृद्धि का 2/3 हिस्सा शहरों में होगा। ये इस रिपोर्ट का आकलन है। मेगा सिटीज किसको कहा जाता है? मेगा सिटीज जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है, उनकी संख्या 1975 में मात्र 8 थी मेगा सिटीज की, जो अब 2025 में कितनी हो गई? 33, यानी 5 दशकों में 4 गुना बढ़ गया है। ये 8 से 33 बढ़ गया, 8 चौके 32 होता है, 33 हो गया, बढ़ गया, ज्यादा ही बढ़ गया। ठीक है, 1975 से 2025 आ गया, 5 दशक हो गए, तो काफी वृद्धि हो रही है जनसंख्या में। ये अपना जकार्ता इंडोनेशिया अभी टॉप पे है। भारत की बात करें तो भारत में नई दिल्ली टॉप पे है। किस पेंट एंड डेकोर कंपनी को भारतीय क्रिकेट का आधिकारिक कलर पार्टनर चुना गया है? नेरोलैक, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, बिरला पेंट्स, किसको चुना गया है ऑफिशियल कलर पार्टनर? एशियन पेंट्स होता है ना, ऐड देता है ना ऑफिशियल कलर पार्टनर, ये तो एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स को बीसीसीआई ने जो है भारतीय क्रिकेट का भी 3 साल के लिए, 3 साल 110 मैच के लिए डील हुआ है। ये 3 साल और 110 मैचों के लिए अपना ऑफिशियल कलर पार्टनर जो है वो चुना है। किस राज्य में प्रभु श्री राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है, जो विश्व की सबसे ऊंची श्री राम की प्रतिमा है? विश्व की सबसे ऊंची श्री राम की प्रतिमा का स्थापना हुआ है, 77 फीट ऊंचा है, कांस्य की है प्रतिमा। केरल, कर्नाटक, गोवा, उत्तर प्रदेश। अभी राम जन्मभूमि में भी स्वर्ण मंडित शिखर पर जो है ध्वजारोहण हुआ, तो आप इसको उत्तर प्रदेश मत समझ लीजिएगा कि श्री राम का हुआ तो वहां पे श्री राम की मूर्ति स्थापना हुई। उत्तर कुछ और है, केरल, कर्नाटक, गोवा, उत्तर प्रदेश। उत्तर है इसका गोवा, गोवा में हुआ है। 28 नवंबर को गोवा में प्रधानमंत्री का दौरा हुआ। गोवा और कहां पे? कर्नाटक के उडुपी का दौरा किया प्रधानमंत्री ने। इस दौरान वो कहां गए? श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ के 550वें वर्ष के उत्सव सार्ध पंच शता मनोत्सव के अवसर पर यहां प्रभु श्री राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसके अलावा मठ द्वारा विकसित किया गया एक रामायण थीम पार्क गार्डन, इसका भी प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। यह जो मठ है, जो मठ का मैंने नाम बताया श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ, यह मठ पहला गौड़ सारस्वत ब्राह्मण वैष्णव मठ है। द्वैत संप्रदाय के संस्थापक जगत गुरु माधवाचार्य थे। उन्होंने इसकी स्थापना की थी कब? 13वीं सदी में। ठीक है, और यह द्वैत संप्रदाय का ही अनुसरण करता है। मठ का मुख्यालय कहां पे? कुसावती नदी है, वहां पे कुसावती नदी के तट पर दक्षिण गोवा का एक छोटा सा कस्बा है पर्तगाली नाम है उसका, वहां पे इस मठ का मुख्यालय है। कुसावती नदी का तट पे है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जब उडुपी का दौरा किया प्रधानमंत्री ने 28 को ही, कर्नाटक का उडुपी का, तो उसमें वहां पे एक श्री कृष्ण मठ है, उनका दौरा किया। वहां पे एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। वहां पे क्या होता है?
1 लाख लोग जो हैं, चाहे वो भिक्षु हो, छात्र हो, विद्वान हो, आम नागरिक हो, वो 1 लाख प्रतिभागी जो हैं एक स्वर में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करते हैं। ठीक है, लक्ष्य कंठ गीता परायण, ठीक है, लक्ष्य कंठ गीता परायण होता है, यानी 1 लाख कंठों से जो है गीता का पाठ होता है। लक्ष्य कंठ गीता परायण का मतलब ये हुआ 1 लाख कंठों से गीता का पाठ। तो बहुत बड़ा आयोजन होता है ये। प्रधानमंत्री ने यहां पे जो है कृष्ण गर्भगृह के सामने स्थित सुवर्ण तीर्थ मंडप का भी उद्घाटन किया। एक नया मंडप बनाया गया है वहां पे। और क्या किया, पवित्र कनकना किंदी के लिए कनक कवच समर्पित किया। ये कनकना किंदी क्या है, ये मान्यता है, ये एक पवित्र द्वार है। ठीक है, ऐसी मान्यता है कि संत कनकदास होते थे, उन्होंने भगवान कृष्ण का दिव्य दर्शन इसी द्वार से किया गया था, इसीलिए इसको बहुत पवित्र द्वार माना जाता है, कनकना किंदी। ठीक है, कनकदास थे, उनको जो है दिव्य दर्शन मिला था कृष्ण का। उडुपी स्थित श्री कृष्ण मठ की स्थापना 800 वर्ष पूर्व वेदांत के द्वैत दर्शन के संस्थापक श्री माधवाचार्य ने किया था, है ना। द्वैत संप्रदाय का संस्थापक माधवाचार्य थे, उन्होंने भी इनकी स्थापना। तो ये दोनों चीजें उसी से रिलेटेड है, इसीलिए दोनों को एक जगह इकट्ठा करके मैंने बता दिया है। गोवा में भी यही गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ के का अवसर पर गए थे, इनका 550वां उत्सव था। उसमें जो है राम की 77 फीट की कांस्य की प्रतिमा स्थापित की गई, जो क्या है, विश्व की सबसे ऊंची श्री राम की प्रतिमा है, श्री राम की प्रतिमा। ठीक है, और जो अपना दूसरा है श्री कृष्ण मठ, जो है वहां पे लक्ष्य कंठ गीता परायण का जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो घटनाएं घटी हैं, जो आपको पता होना चाहिए। भारतीय मौसम विज्ञान जो है IMD है ना, उनके द्वारा 3 पहल जो है वो शुरू किया गया है। इसमें पहला क्या है, रायपुर का इंदिरा गांधी, रायपुर का छत्तीसगढ़, रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एक डुअल पोलराइज सॉलिड स्टेट पावर एम्पलीफायर बेस्ड सी बैंड डॉपलर मौसम रडार लगाया गया है। सी बैंड डॉपलर मौसम रडार छत्तीसगढ़ का पहला रडार है ऐसा। ठीक है, और ये कितना किलोमीटर का दायरा कवर करेगा, 250 किलोमीटर का दायरा कवर करेगा, जिसके तहत इसकी पहुंच कहां तक होगी, छत्तीसगढ़, इंटरनल उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिम झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों तक फैली हुई है। इन इलाकों में IMD की भविष्यवाणी करने की क्षमताओं में यह सुधार करेगा। दूसरा कहां लगा है, मंगलूर, कर्नाटक के मंगलुरु में शक्ति नगर में जो है यही सेम सी बैंड डॉपलर मौसम रडार जो है वो लगाया गया है। जो किसको कवर करेगा, कर्नाटक से सटा हुआ जो अरब सागर के इलाका है, गोवा का है, दक्षिण कोंकण का इलाका है, उत्तरी लक्षद्वीप का इलाका है, कर्नाटक, केरल, गोवा, दक्षिण महाराष्ट्र के जमीनी इलाकों पर भी ये नजर रखेगा। ये भी कर्नाटक में पहला IMD का रडार है। दोनों रडार मेड इन इंडिया के तहत बनाए गए हैं और देश में ही बनाए गए हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मौसम की जो भविष्यवाणी है उसको क्षमता में काफी सुधार होगा, क्योंकि ये तटीय इलाके हैं और यहीं से जो है मौसम का सबसे एग्जैक्ट भविष्यवाणी जो है किया जाता है। तीसरा, एक मौसम संग्रहालय भी खोला गया है, जो IMD के 150 सालों के सफर को दिखाकर छात्रों, अनुसंधानकर्ताओं और युवाओं को प्रेरित करने के लिए तैयार किया गया है। IMD का प्लान है दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता जो 4 बड़े शहर हैं उनमें अर्बन रडार लगाना, और हिमालय राज्यों जो है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, उसमें एडवांस फेज एरे रडार लगाने की योजना है। IMD के महानिदेशक अभी डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा है। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहां पे है, नई दिल्ली में है। उसमें क्या किया, अभी कुछ जो है सफेद जो क्या नाम है बाघ हैं, उनके शावकों का नामकरण किया गया। मार्च 2024 में जन्मी 2 मादा सफेद बाघिन शावकों का नाम जो है दुर्गा और देवी रखा गया है। ये शावक किसके बच्चे हैं, सफेद मादा बाघिन सीता और सफेद नर बाघ विजय की संतान है। इसके अलावा 25 में जो है 2 एशियाई शेर जो है उनका जन्म हुआ था, उनका भी नामकरण किया गया। इसमें एक नर है जिसका नाम कार्तिक और मादा है उसका नाम करनी रखा गया है। ये मादा शेरनी महागौरी और नर शेर महेश्वर की संतानें हैं। वर्तमान में जो ये राष्ट्रीय प्राणी उद्यान है नई दिल्ली में, यहां पे 6 सफेद बाघ हैं, 2 नर 4 मादा। ठीक है, और क्या नाम है, उनका नाम है सीता, विजय जूनियर, व्योम, अवनी, दुर्गा और देवी। 6 सिंह हैं, 3 नर 3 मादा, और 8 रॉयल बंगाल टाइगर्स भी इसमें मौजूद हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है कि कहां पे रॉयल बंगाल टाइगर्स किस उद्यान में मौजूद है,
तो इसमें आप या किसी उद्यान में सफेद बाघ जो है पाए जाते हैं, तो इससे आपको जो है ये क्वेश्चन का आंसर देने में आसानी होगी। तो यहां पे 6 सफेद बाघ है, 6 सिंह है और 8 रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं। नासा ने अपना 378 दिन का CHAPEA चेपिया मिशन शुरू किया है। CHAPEA यह मिशन अक्टूबर 26 तक चलेगा। इसके मिशन में क्या है, बेसिकली 4 वैज्ञानिकों जो है ह्यूस्टन स्थित जो है 1700 वर्ग फुट का एक मंगलनुमा जो है जगह बना दिया गया है। ठीक है, एक हैबिटेट बनाया गया है, रहने का स्थल बनाया है, जिसको मंगल का जो प्रकृति है उसी हिसाब से तैयार किया गया है। इसमें वो क्या करेंगे, मार्स वॉक करेंगे और फसल उगाने के संबंधी जो है वो प्रयोग करेंगे। भारत की 10 वर्षीय बोधना शिवानंदन ने यूके ओपन ब्लिट्ज चैंपियनशिप जीती। उन्होंने टूर्नामेंट में लगातार 8 गेम जीते। साथ ही ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप 25 में उन्होंने 60 साल के ग्रैंड मास्टर पीटर वेल्स को हराया। इस तरह वे ग्रैंड मास्टर को हराने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन गई। ग्रैंड मास्टर को हरा करके सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन गई है 10 वर्षीय बोधना शिवानंदन। सीमा सड़क संगठन BRO ने क्या किया है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जो है 65 RCC ग्रेफ यूनिट ने 14,500 फीट ऊंचाई पर 100 फीट लंबा बैली ब्रिज सिर्फ 6 दिन में तैयार किया है। यह ब्रिज क्या करती है, पार्वती कुंड से निकलने वाले विंचिती नाले पर बनाया गया है। ठीक है, इससे क्या होगा, आदि कैलाश को ये जो है जोड़ती है। आदि कैलाश क्षेत्र में पहुंचने के लिए रास्ता जो है वो काफी आसान हो गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने जर्मनी के पुमुकेल नामक घोड़े को दुनिया का सबसे छोटा जीवित नर घोड़ा घोषित किया है। पुमुकेल घोड़ा का नाम है पुमुकेल। इसकी लंबाई मात्र 21.1 इंच है। बहुत छोटा सा घोड़ा है ना, बहुत कम लंबाई है। घोड़े तो बहुत लंबे होते हैं, बट ये सबसे जीवित नर घोड़ा जो है अपना पुमुकेल है। कहां का है ये, जर्मनी का है, 21.1 इंच। सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को निर्देशित करते हुए कहा कि जिस प्रकार अनुसूचित जाति और जनजाति SC और ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत, इसमें क्या है, ये जो अधिनियम है इसके तहत कोई जाति सूचक टिप्पणी या भेदभाव या अपमान करने पर जो है उसको अपराध माना गया और उसके तहत उसको सजा का प्रावधान है। उसी तरह कहा है कि दिव्यांग लोगों पर अगर कोई अपमानजनक टिप्पणी करता है तो उससे निपटने के लिए भी कानून तैयार करने का निर्देश दिया है। ठीक है, दिव्यांग लोगों पर अपमानजनक टिप्पणी करना जो है उसको अपराध की श्रेणी में डाला गया है। दूरसंचार विभाग ने अभी जो है मोबाइल नंबर सत्यापन के लिए जो है एक प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया है, मोबाइल नंबर वैलिडेशन प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसके तहत जो है कोई भी बैंक या जो भी सेवा देने वाली संस्था है वो मोबाइल नंबर का सत्यापन करेगी ताकि पता चले कि यह हाँ वाकई में उसी आदमी का नंबर है जो ये सेवा ले रहा है। इसमें क्या करेगा, जैसे ही इस पर प्लेटफॉर्म पे कोई मोबाइल नंबर डाला जाता है तो वो सीधा टेलीकॉम ऑपरेटर से कांटेक्ट होता है और टेलीकॉम ऑपरेटर उसकी जांच करके जो है फिर MNV सिस्टम पे जो है, ये जो MNV सिस्टम है, मोबाइल नंबर वैलिडेशन सिस्टम है, इस पे वो डाल देता है कि हाँ ये इसके नाम से है, ये सही है और ये सत्यापित हो जाता है। ठीक है, सरकार ने टेलीकॉम आइडेंटिफायर यूजर एंटिटी के तहत मोबाइल फोन से संबंधित जानकारी को सरकार से साझा करना अनिवार्य कर दिया। ये मैंडेटरी है। अब जो है मोबाइल फोन से रिलेटेड जो जानकारी है वो आपको सरकार से साझा करनी पड़ेगी। प्रसिद्ध भारतनाट्यम नर्तकी कुमारी कमला का निधन हो गया, जिन्हें कमला लक्ष्मी नारायण या बेबी कमला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 91 वर्ष की आयु में ये अमेरिका में अंतिम वर्षों में ये अमेरिका में रह रही थी, कैलिफोर्निया में इनका निधन हो गया। ये जो है पुराने जो भारतनाट्यम का जो पुराना रूप था, जो पहले भारतनाट्यम क्या होता था, भारतनाट्यम पहले जो है मंदिरों में एक नृत्य थी, सदीर नृत्य। ठीक है, वो उसका जो प्रचलन था उसी को ट्रांसफॉर्म करके जो है उसी का ट्रांसफॉर्म वर्जन जो है वो आधुनिक जो भारतनाट्यम आप देखते हैं वो उसी का सदीर नृत्य का ही आधुनिक वर्जन है। ठीक है, तो ये जो कमला लक्ष्मी नारायण थी ये उस इससे क्या नाम है उस सदी से जो है और आधुनिक सदी में जो ये भारतनाट्यम का आधुनिक रूप है उस दोनों के बीच की कड़ी थी। ये दोनों चीज को देखने वाली ऐतिहासिक प्रक्रिया की साक्षी रही थी। इन्होंने वो सदीर नृत्य भी किया और आधुनिक भारतनाट्यम का भी हिस्सा बनी। ठीक है, तो इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट थी। इनके गुरु वुजुगुर रमैया पिल्ले थे। इनको 1968 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला, 1970 में पद्म भूषण भी मिला। और जो अमेरिका में जो है भारतीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए इनको US नेशनल हेरिटेज फेलोशिप का अवार्ड भी मिला है।
ठीक है, इनका डेथ हो गया 91 वर्ष की आयु में। अबू धाबी में आयोजित विश्व प्रोफेशनल जियो जित्सु चैंपियनशिप। जियो जित्सु चैंपियनशिप क्या होता है, क्या समझे जियो जित्सु चैंपियनशिप से? मार्शल आर्ट, बेसिकली इंग्लिश में समझ लीजिए मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट कहते हैं ना, मार्शल आर्ट वही है ये। चैंपियनशिप 25 में 10 वर्षीय जियोवाना डी सिक्वेरा ने कांस्य पदक जीतकर, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। 10 वर्षीय है जियोवाना डी सिक्वेरा मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, भारत का इंटरनेशनल मार्शल आर्ट प्रतियोगिताओं में भारत की भागीदारी अभी बहुत कम है। लेकिन ये सब जो अभी हो रहे हैं 10 वर्षीय जो इन्होंने जो कांस्य पदक जीता है, इससे जो है भारत का जो इस क्षेत्र में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। इनकी बहन है, उनको भी जो है इंटरनेशनल मार्शल आर्ट के सर्टिफिकेट्स हैं। ठीक है, जियो जुत्सु के प्रमाणन है इनको, एरिना नाम है उसका। गोवा में आयोजित 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में वरिष्ठ सिनेमेटोग्राफर और फिल्म मेकर के बैकुंठ के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। वरिष्ठ सिनेमेटोग्राफर थे, फिल्म मेकर थे के बैकुंठ, उनके सम्मान में जो है एक स्मारक डाक टिकट जो है गोवा में फिल्म फेस्टिवल जो चल रहा है उसमें आयोजित किया गया। भारतीय रम जो पीने वाला रम होता है, विस्की रम, वो रम केमिकारा भारतीय रम है, उसको लंदन में आयोजित है द स्पिरिट्स बिजनेस अवार्ड 2025। हर साल ये आयोजित होता है द स्पिरिट्स बिजनेस अवार्ड 25। इसमें रम ब्रांड ऑफ द ईयर जो है चुना गया है। ठीक है, यह सम्मान पाने वाला केमिकारा पहला भारतीय रम है। इससे पहले किसी भी भारतीय रम को जो है ऐसा सम्मान जो है नहीं मिला था। रम ब्रांड ऑफ द ईयर कभी नहीं चुना गया कोई भी रम। यह पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित है, ये बनाती है, और ये भारत का पहला शुद्ध गन्ना रस से बनाया जाने वाला एज्ड रम है। बाकी रम जो बनाए जाते हैं वो गन्ने के रस से बनाए जाते हैं, लेकिन वो गन्ने के रस से जो सीरा बनता है, सीरे से जो बनाया जाता है, और ये जो है शुद्ध गन्ने के रस से बनाया जाता है। प्रतियोगिता में जो जज थे उसने इसे अपने वर्ग का अग्रदूत कहा है। केमिकारा है, भारत की रम है। भारत में कैंसर अनुसंधान के वैज्ञानिकों ने ऑन्कोमार्क नामक एक एआई संचालित डायग्नोस्टिक मॉडल विकसित किया है, जो कैंसर का आणविक स्तर पर विश्लेषण करता है और बीमारी के वर्गीकरण एवं उपचार के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। जो भारतीय कैंसर अनुसंधान के वैज्ञानिक है उन्होंने एक डिवाइस लॉन्च किया है, डायग्नोस्टिक मॉडल है, ये ऑन्कोमार्क नाम दिया गया है। एआई से चलेगा, ये कैंसर का जो है विश्लेषण करेगा और बीमारी को डायग्नोस करने में मदद करेगा। ठीक है, यह उपकरण एसन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज और अशोक विश्वविद्यालय के संयुक्त प्रयास से जो है डेवलप किया गया है। भारतीय ब्रांडों को वैश्विक मंच पर मजबूत पहचान दिलाने के उद्देश्य से इंडिया ग्लोबल फोरम ने दुबई में आयोजित आईजीएफ मिडिल ईस्ट 2025 में $250 बिलियन का एक जो है विशेष फंड लॉन्च किया है। किसने? इंडियन ग्लोबल फोरम ने दुबई में आयोजित आईजीएफ मिडिल ईस्ट 25 में किया है। यह भारत यूएई व्यापार साझेदारी पर जो है सेंट्रलाइज्ड है। और मेरे ख्याल से लास्ट टॉपिक होगा। गोवा में आयोजित 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, टेलीविजन और ऑडियो विजुअल संचार परिषद के साथ मिलकर अपने वार्षिक आईसीएफटी यूनेस्को गांधी मेडल की घोषणा कर दी है। यह सम्मान उन फिल्मों को दिया जाता है जो यूनेस्को के आदर्श, सहनशीलता, सांस्कृतिक संवाद और वैश्विक शांति को आगे बढ़ाते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत 2016 में की गई थी, 46वें इफ्फी में। यह ऐसी सिनेमा कृतियों को सम्मानित करता है जो करुणा, सौहार्द और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश देती हैं। इस वर्ष इसमें 10 फिल्में जो है प्रतिस्पर्धा में हैं। आज इसका रिजल्ट आ जाएगा, तो हम आपको अगले सेशन में जो है इसके बारे में सारे रिजल्ट्स की जानकारी दे देंगे। 1952 में स्थापित इफ्फी दक्षिण एशिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े सिनेमा उत्सवों के रूप में प्रतिष्ठित है। 1952 से में चल रहा है इफ्फी, है ना, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, सूचना प्रसारण मंत्रालय और गोवा मनोरंजन सोसाइटी गोवा सरकार की ओर से जो है ये संयुक्त रूप से आयोजित होता है। इस बार ये 20 से 28 नवंबर को गोवा में आयोजित किया गया है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन। आपको सेशन कैसा लगा इसको कमेंट में बताइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, नोट्स बनाइए इससे, और इसका पीडीएफ जो है आप जाके डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का चैनल है उस पर लिंक दिया हुआ है, उसमें जो है आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहां भी आप जुड़ सकते हैं हर अपडेट के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग तैयारी नौकरी की, और फिर मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।